नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम आपके टैक्स से जुड़े जो भी उलझने हैं वो इस शो के ज़रिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे जुड़िए। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप पर लगातार एक मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, आप उसके ज़रिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमारा शो आप लाइव भी देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी आप चाहे तो अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुआ सवाल पूछने का तरीका, लेकिन अब इस शो में आगे कहाँ फोकस होगा ये आपको एक बार बता देते हैं, क्योंकि अब पूरे मार्केट का और देश भर का फोकस अब आगे है बजट पर। नई सरकार, मोदी सरकार का 3.0 के पहला जो पूर्ण बजट है अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हम जल्द ही देखेंगे कि बजट से जुड़े जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी अब आना शुरू हो चुके होंगे और इसको लेकर तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री के जो जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं वो क्वारंटाइन पर जा चुके हैं और वित्त मंत्री ने सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ, अलग अलग तबके के साथ बैठक करना भी शुरू कर दिया और उनसे समझने की वो कोशिश कर रही हैं कि इस बार के बजट में उनकी विश लिस्ट क्या होगी। तो हर एक तबके का अपना अपना कुछ विश लिस्ट हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन है वित्त मंत्री से, हमारी भी हैं और आम इंसान की भी है कि टैक्स को लेकर उनके लिए क्या घोषणा होती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जानना कि इस बार वित्त मंत्री टैक्स के फ्रंट पर क्या राहत देती हैं। लेकिन उम्मीद तो सबको ही रहती है और एक आम आदमी यही चाहता है कि टैक्स के फ्रंट पर ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें यहाँ पर राहत मिल सके। तो इस बार क्या उम्मीद कर रहा है आम आदमी एक टैक्स पेयर इस बार के बजट से, ये एक बार समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ करने की ज़रूरत है आगे जिससे कि जो टैक्स और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सके और उसके हाथ में थोड़े और पैसे आ सकें, टैक्स प्लानिंग उसकी बेहतर तरीके से हो सके। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे और इसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन। बलवंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को धन्यवाद। समय देने के लिए। और आप तो पिछले काफ़ी सालों से बजट को ट्रैक कर रहे हैं। वित्त मंत्री काफ़ी सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की बजट और स्पीचेस आपने सुने होंगे, तो एक ट्रेंड आपने ओवरऑल एनालिसिस किया होगा। तो पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि इस बार का बजट क्या कुछ हो सकता है, एक आम आदमी के लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, मेन हाइलाइट्स आप क्या कुछ सुनना चाहेंगे इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से? मुझे लगता है कि जो वोटर का जो रेस्पॉन्स वगैरह आया है उससे ऐसा लगता है कि आम वोटर इतना ज्यादा खुश नहीं है। मतलब जो जो वोट परसेंटेज है, सीट परसेंटेज वगैरह कम हुआ है। तो जी। और चूंकि अभी वित्त मंत्री के पास काफी समय है, तो मुझे लगता है कि लुभावन बजट आना चाहिए, एटलीस्ट जो टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स पेयर है उनके लिए। अब स्पेसिफिक क्या आएगा यह कहना मुश्किल है, परंतु क्या बोलते हैं, टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देने के हिसाब से कुछ विशेष घोषणाएं हो सकती है। बिल्कुल, तो मन लुभावन बजट रह सकता है इस बार और वित्त मंत्री इस बार टैक्स पेयर्स को भी लुभाने की कोशिश कर सकती हैं। कुछ नए अनाउंसमेंट, न्यू टैक्स रेजिम को और अट्रैक्टिव बनाने की शायद कोशिश रहेगी। देखना होगा क्या होता है, लेकिन उसकी तैयारी हम अभी से करें क्योंकि अभी भी समय है। बलवंत जी, जैसा कि आप बात कर रहे थे कि वित्त मंत्री के पास समय है, तमाम वो जो सजेशंस हैं वो अभी भी ले रही हैं सबसे। तो हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि अगर हम अपनी तरफ से कुछ सजेशन आम आदमी और एक टैक्स पेयर की पहुंचा सके उन तक। तो बलवंत सर, आपसे समझना चाहेंगे, एक सेक्शन है एटीसी एटीडी, काफ़ी पॉपुलर सेक्शन है टैक्स पेयर के बीच और जब टैक्स प्लानिंग की बात होती है तो ज़्यादातर सबका फोकस इसी में होता है कि इसी के ज़रिए वो अपने टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी आसान भी है, लोगों को समझ में भी आता है कि किस किस तरीके से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन पिछले काफ़ी समय से जो इसकी लिमिट है वो 1.5 लाख ही है। टैक्स पेयर बार बार ये उम्मीद कर रहा है कि इस लिमिट को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए पूजा, ऐसा है कि वैसे गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंस है वो तो न्यू टैक्स रेजिम में है। मतलब आप जो आपकी एक्चुअल इनकम है उसके ऊपर हम्म। टैक्स भरो, मतलब उसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं। परंतु जैसे इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, तो व्यक्ति को अपना रिटायरमेंट के लिए खुद ही सेव करना पड़ता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 80C है, वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के हिसाब से डिडक्शन हम्म। देता है। जैसे उसमें आपका
पीपीएफ आ गया, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका प्रोविडेंट फंड आ गया, ईएलएसएस आ गया, एनपीएस आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। जो एटीसी, एटीसीसीडी और एटी ट्रिपल सी, इन तीनों का मिला के जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए का है। यह जो एटीसी का जो एटीसीसीई में लिमिट है, ये जो लिमिट है 1 लाख का 2003 में फिक्स किया गया था, फिर 2014 में 1.5 लाख रुपया किया गया, और अभी ये करीब करीब आपके 21 साल हो गए हैं। अगर आप गणना करें तो 2% से भी कम के हिसाब से एवरेज इंक्रीमेंट हुआ है। इन्फ्लेशन भी अगर 6% बिल्कुल। देखे तो ज्यादा नहीं बढ़ाया जाए, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी बढ़ाया जाए तो एटीसी का जो डिडक्शन है वो मेरे हिसाब से कम 3.5 लाख रुपया होना चाहिए। और उस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर को बढ़ाना, या तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम ही बंद कर दो तो बात खत्म हो जाती है, पर अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम की ऑप्शन दे रहे हैं तो उसको थोड़ा जुडिशियल रखिए, मतलब कि भाई बराबर इन्फ्लेशन के हिसाब से उसमें लिमिट बढ़ती रहे। दूसरा एक महत्वपूर्ण डिडक्शन है वो एटीडी का है। मतलब आजकल हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि आप अगर हॉस्पिटल के बेड पर सोकर भी आ जाओ ना तो 50,000 रुपए का बिल हो जाता है। तो जो मेडिक्लेम का जो डिडक्शन मिलता है एटीडी में, उसकी लिमिट जो है वो 15,000 से 25,000 2014-15 में की गई थी, और आज 2024 हो गया है। इस बीच में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा पूजा, तो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो सबसे ज्यादा हाई है। एवरेज 10% के हिसाब से आपकी मेडिकल की मेडिसिन की कॉस्ट है, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की कॉस्ट बढ़ती है। तो और ये 25,000 में तो आपका 4 लोगों का जो मेडिक्लेम का पॉलिसी है वो बराबर से कवर नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से एटीडी की जो लिमिट है वो डिडक्शन की बढ़ाकर 50,000 रुपया कर देनी चाहिए। मतलब वैसे आपके पास ऑप्शन है कि आपका स्पाउस के अकाउंट में से पेमेंट कर दे, आपके एचयूएफ में से पेमेंट कर दे, परंतु हर एक का स्पाउस अर्निंग नहीं हो सकता, हर एक टैक्स पेयर के पास में एक एचयूएफ की टैक्स एंटिटी नहीं हो सकती। तो ऐसे टैक्स पेयर को बेनिफिट देने के लिए एटीडी की लिमिट बढ़ाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सही बोला आपने, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ी है, इनकम में इंक्रीमेंट भी काफ़ी हुआ है, और ऐसे में जो हाई सैलरी क्लास उनके लिए 1.5 लाख लिमिट अब कुछ नहीं रहेगी, और आपने हर तरीके का डिडक्शन एटीसी में दे के रखा हुआ है। इतना ऑलरेडी क्लटर हो चुका है कि अब प्रॉपर प्लानिंग हो ही नहीं पा रही है किसी की, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और सेक्शन 80D अब 15,000 की लिमिट भी अब क्या ही है, तो उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इस बारे में वित्त मंत्री को सोचना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों की, और उसमें सेक्शन 24B, जिसमें कि टैक्स लॉ अलाउ करता है, जो ब्याज आप दे रहे हैं उस पर कुछ बेनिफिट यहाँ पर अलाउ करता है। यहाँ पर भी जो लिमिट है वो काफ़ी समय से एक ही जैसी चल रही है। बलवंत जी, यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हाउसिंग को बढ़ावा देना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देना चाहिए, और उससे जुड़े काफ़ी सारे नियम भी आसान कर रही है, लेकिन टैक्स के अगर संदर्भ में बात करें तो क्या कुछ अनाउंसमेंट करने की जरूरत है? देखिए पूजा, ऐसा है मेरे हिसाब से 24B में कुछ विसंगतियां हैं। सबसे बड़ी एक विसंगति तो है कि अगर आप घर बनवाते हैं या अंडर बुकिंग में जाते हैं और हाउसिंग लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, और अगर कंस्ट्रक्शन 5 साल के बियॉन्ड चला जाता है, तो जो आपका जो डिडक्शन है, जो अभी वैसे जैसे 24B में 2 लाख का डिडक्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, परंतु अगर आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 साल के बियॉन्ड चला गया तो ये जो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो सीधी 30,000 पे आ जाती है। अभी एक आप बिल्डर्स के वहां पे बिल्डर के थ्रू अगर बुक किया है, अगर कंस्ट्रक्शन डिले हो जाता है तो उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, तो आपकी गलती नहीं है, डेवलपर की गलती है, उसके लिए आपको उसकी सजा क्यों मिलनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये जो रिड्यूस्ड लिमिट है ना 30,000 की, वो रिमूव कर देनी चाहिए, और जो एप्लीकेबल लिमिट है 2 लाख की वो मिलनी चाहिए। दूसरा जो विसंगति है कि आपको ये जो होम लोन का जो डिडक्शन है वो जिस साल पोजेशन मिलता है या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसी साल से मिलता है। उसके पहले का जो प्री ईएमआई इंटरेस्ट बोलते हैं वो आपको पोजेशन मिलने के बाद में मिलना शुरू होता है। मेरे हिसाब से जब टैक्स पेयर इंटरेस्ट का पेमेंट कर ही रहा है तो उसको टैक्स
में भी छूट ईयर आफ्टर ईयर दे देनी चाहिए। तीसरी जो विसंगति है कि जो डिडक्शन है 24B का, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कुल मिला के दो से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 2 लाख रुपया है। परंतु अगर आपने किराए पे दे के रखी है तो ये इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। हालांकि एक कैप है कि आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम में लॉस 2 लाख से ज्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर भी अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपका जो रेंट है वो तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यह उल्टा होना चाहिए, जो व्यक्ति अपने रहने के लिए मकान खरीद रहा है उसको प्रोत्साहन देने के हिसाब से उसको पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउ करना चाहिए। और जो लोग टैक्स आर्बिट्राज करने के हिसाब से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट का बेनिफिट लेते हैं, उनके लिए जो इंटरेस्ट की है वो लिमिट लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये हैं इंटरेस्ट से जुड़े नियम, और हम उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे सुझाव बलवंत जी आपने दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें इस बार के बजट में हों। इसके अलावा कुछ लोग जो होम लोन का रीपेमेंट कर लेते हैं, उसका भी जो फ़ायदा है वो भी एटीसी में मिलता है। क्या इसके लिए भी एक अलग से सेक्शन देना चाहिए सरकार को? हाँ पूजा, ये एकदम सही बात कही आपने। अभी जैसे आपने भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एटीसी क्लटर हो गया है, मतलब लिमिट वो की वो ही रखी है या 2% के हिसाब से बढ़ी है, पर ओवर द इयर्स उसमें आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आ गई, सुकन्या समृद्धि स्कीम आ गई, एनपीएस आ गया, 5 साल की एफडी आ गई, तो आइटम बहुत सारी आ गई, परंतु लिमिट नहीं बढ़ी है। और लिमिट जो 1.5 लाख की है वो तो कई केसेज में नॉर्मली, जैसे आपका पीएफ है या बच्चों की स्कूल फीस है या आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह, उसमें ही एग्जॉस्ट हो जाती है। और चूंकि अभी घर लेना बहुत महंगा हो गया है, आपको बड़ा लंबा होम लोन लेना पड़ता है, तो जैसे कई केसेज में तो जो होम लोन का जो डिडक्शन है वो तो आपको एटीसी में मिल ही नहीं पाता, क्योंकि दूसरी आइटम की वजह से आपका एटीसी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मेरा सुझाव रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप जो होम लोन के रीपेमेंट की जो कलम है वो सब सेक्शन अलग से निकाल के उसमें अलग से एक एक्सक्लूसिव डिडक्शन जो है वो होम लोन रीपेमेंट के लिए इंट्रोड्यूस करें। इससे हाउसिंग सेक्टर को तो बढ़ावा मिलेगा ही, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी टैक्स बेनिफिट आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जिसको कि थोड़ा आसान और सरल करने की ज़रूरत है, और काफ़ी जो क्लटर हो चुका है एटीसी, उसमें तो बिल्कुल बदलाव करने की ज़रूरत है। ये बार बार मांग की जा रही है, या फिर आप उसकी लिमिट बढ़ा दें। इसके अलावा सरकार ने 2004 में एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि सरकारी एम्प्लॉय के लिए था। बाद में उसमें जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी निवेश का रास्ता खोल दिया था। काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन टैक्स से जुड़े क्या नियम है जो वहाँ पर भी कुछ बदलाव होने चाहिए एनपीएस में? देखिए पूजा, ऐसा है, वैसे एनपीएस अच्छी स्कीम है, लो कॉस्ट बिल्कुल। रिटायरमेंट का प्रोडक्ट है। परंतु देखिए, जैसे जिनके एनपीएस नहीं है उनके लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। तो एक सबसे बड़ी विसंगति है कि जो एम्प्लॉय ईपीएफ का पैसा जो आपको रिटायरमेंट पे जो कॉर्पस है वो आप पूरा का पूरा ले सकते हैं, वो पूरा को पूरा आपके हाथ में टैक्स फ्री है। इसके विपरीत जो एनपीएस है उस पे आप रिटायरमेंट पे जो कॉर्पस जो होता है वो 60% निकाल सकते हैं, और 40% की आपको मैंडेटरीली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी खरीदनी पड़ती है। तो और जो जो एन्युटी खरीदते हैं उसके बाद जब एन्युटी आती है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। तो इफेक्टिवली आपके हाथ में, अगर आप एनपीएस ऑप्ट करते हो तो 60% ही एग्जेम्प्ट आता है, 40% टैक्सेबल हो जाता है। और इसके अलावा मेरा यह मानना है कि आप अपनी जो इच्छा है वो टैक्स पेयर पे क्यों थोपते हैं। आप टैक्स पेयर को ऑप्शन दे दीजिए, अगर आपको भी लगता है कि भाई नहीं, हम पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ नहीं करने देना चाहते, तो आप टैक्स पेयर को ऑप्शन दे दीजिए, टैक्स पेयर अपनी इच्छा के प्रोडक्ट में राइट। डालें। क्योंकि जो एन्युटी है वो तो लो कॉस्ट, अपना लो यील्ड प्रोडक्ट है, और कई बार उसमें आपको टैक्स निकालने के बाद में इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न आता है। तो अभी जैसे पूजा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई है। तो आप जो 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 एनपीएस सब्सक्राइबर है
अगर 100% पैसा नहीं देना चाहते, आप इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल एकदम से खत्म नहीं हो जाए, तो आप उनको दूसरी ऑप्शन दे दीजिए, दूसरी ऑप्शन इंट्रोड्यूस कीजिए। म्यूचुअल फंड की जो बैलेंस फंड वगैरह है, जो कंजर्वेटिव बैलेंस फंड है, वो बड़े बेटर ऑप्शन है, और उसमें आपको टैक्स पेयर को थोड़ी ज्यादा चॉइसेज आ जाएगी। नहीं तो क्या है कि उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि उसको एन्युटी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। दूसरा एक और जो अमेंडमेंट मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो एनपीएस में जो टीयर 1 अकाउंट है उसमें ही टैक्स बेनिफिट राइट। मिलता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, उनके लिए जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो उसका 14% तक डिडक्शन मिल सकता है। परंतु जो दूसरे एम्प्लॉय है उनके लिए यह रेस्ट्रिक्शन 10% का ही है। तो ये जो दो नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? आप उनको भी 14% का जो सीलिंग है, वो जो ऑप्शन है वो दे दीजिए। अगर आप 14% के ऑप्शन दे देंगे तो हो सकता है एम्प्लॉयर भी 14% कंट्रीब्यूट करना शुरू करे, और जो टैक्स पेयर है उसके हाथ में अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जावे, और उसको टैक्स का भी बेनिफिट हो जावे। तो यह एनपीएस वो टीयर 1 के लिए मेरे सजेशन है। बलवंत जी, थोड़ा एनपीएस को थोड़ा और समझना चाहेंगे। इसमें एडिशनल डिडक्शन भी मिलता है, राइट? 50,000 तक का, और ये शायद न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलता है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। नहीं, ये जो एनपीएस का डिडक्शन, भले वो एडिशनल डिडक्शन हो या बेसिक डिडक्शन डिडक्शन हो, न्यू हम्म। टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है एनपीएस का। ओके। और ये जो एडिशनल डिडक्शन है, ये भी क्या टीयर 2 तक ही सीमित है? थोड़ा इसके बारे में हम समझना चाहेंगे, क्योंकि नहीं काफी नहीं, लोगों के सवाल एनपीएस को लेकर आ रहे हैं कि ये एडिशनल डिडक्शन कहाँ पे निवेश करने पे मिल रहा है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन लिखकर आता है टीयर 1 में, टीयर 2 में, तो कहाँ पर निवेश करना है इसे, जिससे कि एडिशनल डिडक्शन का बेनिफिट मिले। देखिए पूजा, ऐसा है कि जो टैक्स का जी। डिडक्शन है वो सिर्फ टीयर 1 अकाउंट में ही इन्वेस्ट करने पे मिलता है जनरली। एक्सेप्ट कि जो सेंट्रल हम्म। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को टीयर 2 में इन्वेस्टमेंट करने पे एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है। परंतु जो जी। आप कह रही है ना, जो एडिशनल डिडक्शन है हाँ। एटीसीसीडी 1 बी का, वो राइट। भी आपको जो हाँ, डिडक्शन है वो टीयर 1 अकाउंट में ही टीयर 1 निवेश में ही करने मिलेगा। मन मिलता है। मतलब ये हम्म। क्या है पूजा की, एक एक्सक्लूसिव डिडक्शन है। मतलब आप टीयर 1 में हाँ, पैसा डालोगे तो ही 50,000 का तो डिडक्शन ही मिले। मिलेगा। आप पीपीएफ में भले आप हाँ। 2-3 खातों में मिला के 4.5 लाख डाल दे, परंतु जो एटीसी का डिडक्शन है वो सिर्फ 1.5 लाख ही मिलेगा। परंतु जैसे कई हाँ। केसेस में क्या होता है, आपका एटीसी की वजह से जो एटीसीसी की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एनपीएस 1 का टीयर 1 अकाउंट में 50,000 रुपया डाल के एक अलग से 50,000 का टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, जो अगर आप बिल्कुल। एनपीएस में नहीं डालेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो टीयर 1 में अगर आप निवेश कर रहे हैं, उसी का बेनिफिट आपको एडिशनल जो 50,000 का बेनिफिट मिलता है एटीसीसी डी के तहत, वो इसी में मिलेगा। तो एनपीएस में भी हाँ, काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट सरकार लेकर आई है, अट्रैक्टिव है, रिटायरमेंट पर्पज से बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये भी थोड़ा पॉपुलर हो, इसके लिए भी यहाँ पर स्पेशली टैक्स के फ्रंट पर इसके लिए भी सरकार को कुछ करने की ज़रूरत है। बर्मन जी, अब बात करते हैं होल्डिंग पीरियड की, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी कैपिटल एसेट क्लासेस के लिए जो होल्डिंग पीरियड है वो मोर और लेस सेम ही है, और उसी अकॉर्डिंग पर टैक्स लगता है। जो भी टैक्स रेट चार्जेस है वो उसी अकॉर्डिंग लग रहा है। क्या उसमें भी कुछ रैशनलाइजेशन, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, और किस देखो हिसाब पूजा, से करें? ऐसा है, पूजा ऐसा है कि जी। जो कैपिटल गेन के हिसाब से जो होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ विसंगतियां हैं। मतलब जैसे मैं हम्म। बताऊं आपको कि जो इक्विटी प्रोडक्ट है, इक्विटी जैसे इक्विटी लिस्टेड शेयर्स है या इक्विटी के म्यूचुअल फंड है, वो 1 साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बन जाते हैं। वैसे देखा जाए पूजा, तो इक्विटी जो है वो लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है, वो शॉर्ट टर्म का प्रोडक्ट नहीं है। शॉर्ट टर्म का प्रोडक्ट डेट प्रोडक्ट वगैरह है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल। 1 साल का जो होल्डिंग पीरियड जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। वो जो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का भले ही रहा होगा कि भाई कैपिटल मार्केट को बढ़ावा मिले। दूसरा जो है, जो लैंड एंड बिल्डिंग का है, वो होल्डिंग पीरियड 24 मंथ है।
लॉन्ग टर्म बनाने के लिए। अब कौन व्यक्ति 24 महीने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग में निवेश करता है? यह तो नॉन फाइनेंशियल असेट्स में तो वैसे नॉर्मली लंबे पीरियड का 5-10 साल के लिए निवेश होता है। तो ये जो होल्डिंग पीरियड 24 महीने का वो भी इरेशनल है, और उसको भी मेरे हिसाब से कम 5 साल होना चाहिए। तीसरा जो होल्डिंग पीरियड की जो विसंगति है, वो पिछले साल बजट में पूजा फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिसमें 35% से कम इक्विटी है, उनको सबका प्रॉफिट है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिक्लेयर कर दिया। मतलब वो भले आप 10 साल रखो तो भी आपका जो प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। वो बजट प्रेजेंट करने के बाद की डेट से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर है। परंतु उसमें क्या होता है कि जो लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस काम कर जाता है। उसमें जैसे गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि जो भी डेट प्रोडक्ट है उनको जो एफडी के बराबर पैरिटी पे लाने का, परंतु उस कैटेगरी में कॉमोडिटी फंड भी आ गए, जैसे गोल्ड फंड है, सिल्वर फंड है, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड सेविंग फंड है। तो यह विसंगति हो गई पूजा की। अगर आप फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर खरीदते हो तो वो असेट आपकी 3 साल बाद में लॉन्ग टर्म हो जाती है, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और टैक्स भी आपको 20% के हिसाब से जी। मिलेगा। पर वही पैसा अगर आपने गोल्ड को एक्सपोजर लेने के हिसाब से गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड सेविंग फंड में, सिल्वर ईटीएफ सिल्वर सेविंग फंड में डाला है, तो वो प्रॉफिट आपका शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा। और अगर आप जो होल्डिंग पीरियड है लैंड एंड बिल्डिंग के साथ कंपेयर करें, अगर सिल्वर का या जो सिल्वर के इन्वेस्टमेंट का, तो अभी व्यक्ति को कभी भी जरूरत पड़ेगी पूजा, तो वो व्यक्ति पहले अपने पास जो चांदी है या सोना है वो बेचेगा, वो घर बेचने के लिए नहीं निकालेगा। तो जो गोल्ड और सिल्वर के लिए होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म होने के लिए एज कंपेयर टू लैंड एंड बिल्डिंग कम होना चाहिए, पर ये इस केस में उल्टा है। तो ये जो मैंने विसंगतियां बताई है होल्डिंग पीरियड के संबंध में, उसको करेक्ट करने की जरूरत है और फाइनेंस मिनिस्टर को सुनना चाहिए। बिल्कुल। तो ये रैशनलाइजेशन जो है होल्डिंग पीरियड का, वो भी यहाँ पर करने की ज़रूरत है अब अलग अलग एसेट क्लासेस के हिसाब से, क्योंकि लोग अक्सर निवेश अपना इसीलिए प्लान करते हैं कि जब उनको पैसे की ज़रूरत हो तो वो निकाल भी सके। तो उस केस में अगर उनको गेन हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा टैक्स के फ्रंट पर रैशनलाइजेशन करने की भी ज़रूरत है वित्त मंत्री जी को। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतनी ही चर्चा हम कर पाएंगे, लेकिन बजट से जुड़ी इस चर्चा जो है आज हमने जो शुरुआत की है ये आगे भी जारी रहेगी। अभी बहुत कुछ खबरें भी यहाँ पर निकल कर आएंगी। क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है इस बार के बजट से, वित्त मंत्री क्या कुछ ऐलान कर सकती हैं, इसे लेकर भी छोटी छोटी डिटेल्स हमें मिलती रहेंगी। तो उस पर हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे अब से लेकर बजट तक। तो टैक्स मंत्रा का कोई भी भाग आप छोड़िएगा मत, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जो मौजूदा नियम है उसके बारे में भी पता चलेंगी। बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।